ठीक है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को मैं थोड़ा सा अभी एक एग्जांपल करके मैंने थोड़ा सा साइड में कर दिया उसको, क्योंकि उसको वापस 2-3 क्लास के बाद में वापस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लेंगे, साथ में इम्पल्स लेंगे। ठीक है, उसके पहले लेकिन हमें बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है। उसकी जो प्रियम्बल है वो हम थोड़ा सा वेक्टर में सीख चुके हैं। वेक्टर में तुमने बहुत डिटेल में वेक्टर पढ़ा है और मुझे आशा है कि सभी बच्चों को लगभग वेक्टर आता है नहीं, और क्योंकि आप लोग अच्छी अच्छी प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हो वेक्टर्स की, तो इट्स गुड टू यू एंड इट्स गुड टू मी ऑल्सो कि मुझे अब बहुत सारी बड़ी चीजें समझाने में सुविधाएं रहती है। क्योंकि हम ये नाम जरूर इस बैच का फाउंडेशन है, लेकिन ये फाउंडेशन नहीं, ये बहुत अच्छी लेवल का बैच है। और मुझे लगता है कि जो रनिंग नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, जो रनिंग में होते हैं, आईआईटी में पढ़ रहे हैं या नीट में पढ़ रहे हैं, वो ऐसे बच्चे भी नहीं कर पाते हैं। समझे ना आप? तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ा करके और आपको तो अच्छा लगता ही है। तो आज हम थोड़ी सी और चीजें सीखेंगे इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, ये हमें सबसे पहली बात सिखाता है, एक तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स। मैंने फोर्स के बारे में बताया था। फोर्स एक ऐसी एजेंसी है जो किसी भी स्टेबल ऑब्जेक्ट पर अगर लगा दिया जाए तो वो उसका मूवमेंट ला देती है। और यदि कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है और मैं डायरेक्शन ऑफ मोशन में अगर मैं फोर्स लगा दूं तो उसकी स्पीड बढ़ा देती है, और यदि फोर्स को डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगा दूं तो उसकी स्पीड को डिक्रीज भी कर दी है। इसका मतलब स्पीड का डिक्रीज होना या इंक्रीज होना आप समझ सकते हो कि स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है तो एक्सिलरेशन है, अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो रिटार्डेशन है, डी एक्सिलरेशन है। क्यों? तो अच्छा, इतना ही नहीं, तो ये तो केवल फोर्स का डायनेमिक रूप है। फोर्स बड़े काम की चीज है। फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको इंजीनियरिंग के हर डिपार्टमेंट में मिलेगी। इंजीनियरिंग की हर ब्रांच में हमें फोर्स नजर आएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स अकेला मैकेनिक्स नहीं है। मैकेनिक्स दो तरीके से पढ़ते हैं हम। एक तो मैकेनिक्स पढ़ते हैं अपन, मैकेनिक्स हम डायनेमिक्स की फॉर्म में भी पढ़ते हैं और मैकेनिक्स को हम स्टैटिक्स की फॉर्म में भी पढ़ते हैं। याद करो, मैंने एक बार क्लासिफिकेशन बताया तो आपको कि व्हाट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज पार्ट ऑफ टू थिंग्स, वन इज स्टैटिक्स, दूसरी डायनेमिक्स। डायनेमिक्स वाले पोर्शन में फिर हमारे पास आता है काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स। काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा, वहां पर फोर्स की बात ही नहीं की मैंने वहां पर बोला ही नहीं कि कार इज मूविंग along a straight line with such and such velocity, a stone is thrown, a train is moving, bicycle moving, whatever it is मूविंग। लेकिन क्यों मूव कर रहे हैं? कार मूव अगर कर रही है तो किसी के धक्का देने से मूव कर रही है या कार इंजन के कारण मूव करती है, क्यों कर रही है? मैंने कारण का अध्ययन नहीं किया था। तो जब हम मैकेनिक्स में किसी कोच का, डायनेमिक्स में जब किसी कोच को स्टडी नहीं करते तो वो फिर काइनेमेटिक्स होती है। लेकिन इस चैप्टर में जैसे मैंने आपसे कहा था कि अब हम कोच भी जानना चाह रहे हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, तो अगर उसको मूव कर रहा है तो वो क्यों मूव कर रहा है, उसको क्या एजेंसी काम कर रही है उसके पीछे, उस एजेंसी के कारण वो पार्टिकल, वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी मूव कर रही है। समझा? तो आज हम ये जानेंगे कि अगर कोई स्टेबल ऑब्जेक्ट है तो उसके बारे में फोर्स क्या बोलता है। ठीक है, तो वो पार्ट हम पढ़ते हैं स्टैटिक्स में। जब आप लोग आईआईटी वाले बच्चे इंजीनियरिंग में जाएंगे, पहले तो 12th में भी चला करती थी, इसका आईआईटी का एक सिलेबस होता था मैथमेटिक्स में, उसको हम स्टैटिक्स नाम देते थे। और स्टैटिक्स एक अपने आप में मोटी से एक एमरे की बुक आती है हमारे जमाने में, तो एमरे एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है, उसकी बुक चलती थी एमरे की, स्टैटिक्स डायनेमिक्स। तो उसमें हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस देखते हैं कि फोर्स का इक्विलिब्रियम कैसे हो। अगर कोई बिल्डिंग बना रहा है कोई सिविल इंजीनियर, तो उसको देखना पड़ता था कि किस पिलर पर कितना आयरन लगेगा, उस पिलर पर कितना लोड आएगा, उस पर कितने सारे बीम लगाने पड़ेंगे, उस पर मुझे कितने सारे स्पान रखने पड़ेंगे, उस पर मुझे कितनी मंजिल ले जानी है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती थी। स्टैटिक्स तो इट्स ए बिग साइंस, बिग मैथमेटिक्स। स्टैटिस्टिक्स नहीं, ये नाम में फर्क समझना। स्टैटिस्टिक्स वो अलग चीज होती। स्टैटिस्टिक्स में आप लोग क्या करते थे, जो डाटा होते उससे प्ले करते, डाटा से खेलते थे, एवरेज निकालना, मीन वैल्यू निकालना,
है ना बेटा, मीन, मोड, मीडियन, है ना, कर्ल, बहुत सारी चीजें उसमें निकालते हैं। तो वो किसी कंपनी में जो कॉमर्स वाला जो पार्ट है, हम लोगों ने तो स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ा हुआ है, तो जो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए वो पार्ट है वो स्टैटिस्टिक्स होता है, मीन, मोड, मीडियन, इस तरह की चीजें उसमें निकालते हैं। कोई कंपनी के डाटा कलेक्ट करते हैं, कंपनी के डाटा कलेक्ट करके उनके ऊपर खेलते हैं, कैसे कंपनी में फायदा होगा, कैसे कंपनी में नुकसान होगा। फिर उसका एक एडवांस लेवल और आता है, वो फिर वो कहलाती है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, बड़ी सी किताब होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बात करें, आज हम स्टैटिक्स, थोड़ा सा स्टैटिक्स और स्टैटिक्स के साथ में फिर उसको डायनेमिक्स में कैसे ले जाएं। स्टैटिक्स का मतलब ऑब्जेक्ट स्टेबल है, स्टैटिक्स का मतलब द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग एट दैट बॉडी इज जीरो, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम में इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो इसलिए है क्योंकि कुछ फोर्सेज, चाहे वो सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन लग रहे हैं, या किसी एंगल पर लग रहे हैं, जब सारे कंपोनेंट्स को हमने देखा, तो सारे कंपोनेंट्स को जब हमने ऐड किया, वेक्टोरियली ऐड किया, अलजेब्रिक ऐड नहीं किया, जब सारे फोर्सेज को वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अगर मैं एक लाइन में आपसे बोलूं कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम, अगर मैं आपसे बोलूं कि अ बॉडी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम, सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम, कब ये कोई बॉडी है ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो, वेक्टर भी लगाऊंगा। an object, a body is said to be in equilibrium if sigma f is equal to zero, है ना। और सुंदर तरीके से अगर मैं लिखूं इसको, तो पता है कैसे लिखूंगा, एफ आई वेक्टर समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू जीरो। मजा आया ना, देख कितना अच्छा लिख रहा है। पता है क्या बोल रहा है, समेशन सिग्मा एडिशन को बताता है, समेशन, समेशन किसका, एफ का, एफ क्या, फोर्स, तो फिर सर ये आई क्या, आई का मतलब आइथ फोर्स, आइथ फोर्स, और ये आई कहां से कहां तक, ये आई है, ये आई कहां से कहां तक है, 1 से लेकर के n तक है ना। तो इसका मतलब इस फोर्स की जो लिमिट है, लोअर लिमिट, 1 से लेकर के n तक n फोर्स लग रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और उन सारे n फोर्सेस का वेक्टर सम इज इक्वल टू जीरो। अगर सारे फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो है, इसका मतलब वह ऑब्जेक्ट स्टेबल है, नेट फोर्स जीरो है, वो कहीं भी मूव नहीं करेगा। इसको बोलते हैं अपन इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। वेरी नाइस थिंग, ओके। तो आज हम इस इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। अच्छा भाई ठीक है, ये तो एक कहानी हो गई। अगर मान लो ऐसा हो कि कई सारे फोर्सेज कई एंगल्स पर लग रहे हैं, कई सारे फोर्सेज कई एंगल पर लग रहे हैं, फिर उनका वेक्टर सम निकालने के लिए प्लेन में बड़ी दिक्कत आती है। फिर हम क्या करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी कैसी है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। 3D बॉडी है और उसे तीनों तरफ से फोर्स लग रहे हैं, 3D बॉडी है और तीन तरफ से फोर्स लग रहे हैं, हम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस में है ना बॉडी, हम बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ जेड इक्वल टू जीरो, और फिर तीनों का नेट निकाल देंगे, रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर। वेक्टर में हमें पढ़ा है, कितने भी फोर्स लगा दो आप एक बॉडी पर, हमने याद करो बहुत सारे इक्विलिब्रियम निकाले थे वेक्टर्स के, a lot of vectors are acting at a point, two or more vectors are acting at a point, if you want the summation of all those vectors, yes we can। हमें एडिशन ऑफ वेक्टर आता है, हमें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आता है, एडिशन ऑफ वेक्टर हमें 2D में भी आता है, 3D में भी आता है, 1D में भी आता है, कहीं भी लगा दो वेक्टर, हम उनका एडिशन निकाल देंगे, ये हमारे पास जानकारी है सारी। ठीक है, तो आज इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपन। कुछ बच्चों ने इस क्लास में जो बैठे हैं उन लोगों ने ये चीजें पहले सीख रखी है ना, तो उनका भी अच्छा रिवीजन हो जाएगा, और मुझे आशा है कि उनको याद भी होगा, और मुझे आगे आगे बताएंगे अभी सही। एक और बात आज से हम थोड़ा सा याद रखें, थोड़ा सा क्लास को और अच्छा बनाने के लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इंटरेक्शन करें। यू डोंट वरी, ये जो कोविड काल आया है हमारे लिए, तो ये कोई बहुत बुरा भी नहीं है। हम चीजों को क्या कर सकते हैं, इलोबरेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें बात कर सकते हैं हम, है ना।
परमेश लिख रहा है कंस्ट्रेंट मोशन। वाह, अच्छा आपने कंस्ट्रेंट भी पढ़ी क्या मुझसे? कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे इसी यस चैप्टर में सर, पढ़ेंगे। पढ़ाए थे आपने। हाँ, कंस्ट्रेंट मोशन में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मजा आता है उसको। उसमें एक लाइन बताई होगी मैंने, सारा कंस्ट्रेंट एक लाइन में हो जाता है। उस लाइन कोई बताएगा मुझे? परमेश, तो एक लाइन पे सारा कंस्ट्रेंट पढ़ाया था मैंने, एक लाइन में कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ाई थी। वेलोसिटी अलोंग टू द स्ट्रिंग, जिसके साथ में वो ऑब्जेक्ट जुड़े हुए हैं उन सबकी वेलोसिटीज को स्ट्रिंग के अलोंग ले डालो, सारा कंस्ट्रेंट पूरा हो जाता है। चलो आगे पढ़ेंगे उसको, अभी आज हम थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, ठीक है? तो स्टैटिस्टिक्स में अगर मान लो सबसे पहला मैं पॉइंट लूं, तो जैसे मैंने बताया कि कोई मान लो कोई सिंगल बॉडी है मेरे पास। सर स्टैटिक्स या स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिक्स में लिख के देता हूं स्पेलिंग। सर आपने अभी स्टैटिस्टिक्स बोले। नहीं, स्टैटिक्स की बात कर रहा हूं बेटा। मैंने बोला था, देखो सुनो वापस, मैकेनिक्स, मैकेनिक्स दो पार्ट में, स्टैटिक्स और दूसरा डायनेमिक्स। डायनामिक्स। हाँ ठीक है, जो इसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसे डाटा से जिससे प्ले करते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स, ये है वो स्टैटिस्टिक्स। इसमें स्टैटिकल डाटा इकट्ठे किए जाते हैं। जैसे अभी हम स्टैटिक्स से आपके डॉक्टर्स खेल रहे हैं, ये जो WHO खेल रहे हैं ना अभी, इतने इतने लोग वहां पर कोविड पॉजिटिव है, इतने लोगों को कोरोना हो गया है, इतने लोग रिकवर हो गए हैं, इतने लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है, इतने लोग मर गए। ये सब स्टैटिस्टिक्स में आता है, नॉट स्टैटिक्स। स्टैटिक्स इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स और मैथमेटिक्स। स्टैटिक्स बड़ी सी बुक चलती है इसके ऊपर, ठीक है? तो स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं अपन। और डायनेमिक्स भी फिर मैंने आपको दो तरह की बताई थी, याद करो। एक बताया मैंने काइनेमेटिक्स, और दूसरा बताया काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा 1D 2D 3D, ये चीजें जी 2D 3D, ये किसमें था? काइनेमेटिक्स में था। इसमें नो कोज ऑफ मोशन इज कंसिडर्ड। मोशन का कोज को हम कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन अब हम मोशन के कोज को भी कंसिडर कर रहे हैं भाई, ठीक है? और उसमें है काइनेटिक्स। NLM आते ही काइनेटिक्स चालू हो जाता है। और काइनेटिक्स में इस डायनेमिक्स का जो दूसरा पार्ट है स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक्स आपके सिलेबस में नहीं है। स्टैटिक्स नॉट रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, योर सिलेबस नाउ। पहले होता था IIT में, तो उस समय हम स्टैटिक्स पढ़ाया करते थे। अब वो स्टैटिक्स उठा करके उन्होंने सीधी मैथमेटिक्स में डाल दिया। पहले फिजिक्स में पढ़ाते थे हम स्टैटिक्स डायनेमिक्स पूरा, अब उसको उठा करके उन्होंने IIT में जो मैथमेटिक्स में टॉपिक डाल दिया, ठीक है? तो यहां पर हम केवल इतनी ही जानकारी देना चाहते हैं आपको कि स्टैटिक्स द इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। हम स्टैटिक्स में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम फटाफट उठा करके फोर्स लगा करके डायनेमिक्स में ले आते हैं, और डायनेमिक्स ला करके फिर काइनेटिक्स से सवाल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो अगर मान लो कोई सिंगल बॉडी है, और मैं कहूं कि सिंगल बॉडी इक्विलिब्रियम में है। कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तब रह सकती है, कम से भी कम उसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। मिनिमम 2 फोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो, तब वो बॉडी स्टेबल में होगी, जिसको हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बताता है हमें? एक्शन रिएक्शन पेयर। आगे मैं इसकी और बातें करूंगा आगे जाकर के। तो एक्शन रिएक्शन पेयर, रिएक्शन अलग बॉडी पे रहता है ना? हाँ, अलग अलग बॉडी पर एक्शन रिएक्शन तभी हमेशा तो आपने अलग एक ही अलग बॉडी बॉडी। पे बोले ना। ना 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 ना, इधर देख, इधर देख, ये बॉडी रखी है यहाँ पर, ये बॉडी इस पर, ये फर्श पर, ये धरती माता पर ये फोर्स लगा रही है, धरती माता इस पर फोर्स लगा रही है। तो ये एक्शन फोर्स, ये रिएक्शन फोर्स है, एक्शन रिएक्शन पेयर। ध्यान रखना, इक्वल और अपोजिट लगता है हमेशा, और एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडीज पर लगे, ठीक है भाई? तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि मान लो अगर कोई सिंगल बॉडी है, इस बॉडी का अगर मास m है, अभी इसके ऊपर मिनिमम 2 फोर्सेज लग रहे हैं। एक फोर्स इसका वेट, जिसको मैं बोलूंगा mg, w को आगे से हमेशा लिखूंगा मैं वेट बोलूंगा इसको, वेट, ठीक है? और m है बॉडी का मास। मास क्या है? इनर्शियल मास है। और g क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
और वेट के बारे में हम याद रखेंगे, वेट के बारे में हमेशा याद रखेंगे, ऑलवेज टुवर्ड्स अर्थ सेंटर। क्योंकि यहां तो चल जाएगा कि वेट ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन जैसे मैं ग्रेविटेशन में जाऊंगा फिर मैं ये नहीं बोल सकता ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड तो है, लेकिन किधर? टुवर्ड्स अर्थ सेंटर, ऑलवेज टुवर्ड्स अर्थ सेंटर। वेट किधर लगेगा? हमेशा ऑलवेज टुवर्ड्स अर्थ सेंटर। वेट हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ ही लगेगा, है ना। और बट समटाइम्स वी कैन से वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो वेट के बारे में क्या याद रखें बच्चों? वापस सुनो जरा। W इज इक्वल टू mg, W फॉर वेट हियर, m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्केलर क्वांटिटी है मास, आप जानते हो। इनर्शियल है ये, यहाँ पर इनर्शियल मास की बात कर रहा हूँ। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसके बारे में अपन ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है कि इसकी वैल्यू CGS में 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, MKS में 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और APS में भी होती है। मैंने लिखवाया हुआ, कोई बता सकता है मुझे व्हाट वाज द वैल्यू? APS में G का वैल्यू क्या बताया था? कौन बताएगा मुझे? APS में G की वैल्यू क्या थी? सब भूल गए। 32.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर APS यूनिट होती है इसकी, 32.2, ठीक है। दूसरा जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, वो लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। इसको मैं N से रिप्रेजेंट करूंगा। समटाइम्स कुछ बुक ने, कुछ ऑथर ने इसको R से भी लिखा है। जब हम पढ़ते थे उसको R से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन अब चूंकि बहुत सारे बुक्स में N से रिप्रेजेंट कर रखा है तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं N, इस N को बोलते हैं अपन नॉर्मल रिएक्शन। ये मेरी छोटी छोटी बातें नोट करनी, आपको याद भी रखना है। इसको बोलूंगा मैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं इसलिए इसको अपन N से भी रिप्रेजेंट करते हैं और समटाइम्स R से भी कर देते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में इस R को मैं कॉन्टेक्ट फोर्स के नाम से यूज करूंगा आगे जाकर के, इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं नॉर्मल रिएक्शन। N इज नॉर्मल रिएक्शन। ये किधर लगेगा इसके बारे में भी एक लाइन आप लिख लो, ऑलवेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस की प्रॉपर्टी नहीं है, ये सरफेस के हिसाब से लगेगा। देखो मैं एक चीज समझाता हूं तुम्हें। ये देखो, ये मैंने एक मोबाइल स्क्रीन लिया, ठीक है। अभी इसका जो प्लेन है वो पैरेलल है अर्थ के सरफेस के, प्लेन इसके अर्थ के सरफेस के पैरेलल है। तो इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। अभी ये इसका प्लेन पैरेलल है। अब देखो, अगर मैं इसको किसी एंगल पर झुका दूं, ऐसे सरफेस को झुकाया, तो नॉर्मल रिएक्शन अपने आप इसके सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, चेंज नहीं होगा। देखो ऐसे, ये अभी ये ऐसे नहीं होगा कि ये तो यही रह जाएगा, सरफेस झुक जाएगा, नहीं। सरफेस ऐसे हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, जबकि वेट ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट किधर लगेगा? हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा। ये नोट करो आप। दो चीजें बता दी मैंने, वेट ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड और टुवर्ड्स अर्थ सेंटर, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा किधर लगेगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा लगाएंगे इसको। हो गया? अच्छा, चलो क्लिक कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं। तो ये दो चीजें अब बार बार नहीं बताऊंगा। वेट ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स अर्थ सेंटर, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगेगा। सरफेस इंक्लाइंड है तब भी उसके परपेंडिकुलर, सरफेस का प्लेन अर्थ के प्लेन में तब भी उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। एंड अब इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। भाई सर ये तो हो गया कि एक बॉडी को हमने किसी सरफेस पर रख दिया, उसका जो नॉर्मल रिएक्शन है परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा है,
और जो वेट है उसका वर्टिकली डाउनवर्ड अर्थ की तरफ लग रहा है। अब इसकी सॉल्यूशन कैसे निकालें? सॉल्यूशन निकालते हैं। अब देखो, हम यही बॉडी क्योंकि प्लेन में रखी हुई है तो प्लेन पर यहाँ पर दो बातें होंगी, तीन बातें होंगी, चलो तीनों लिखता हूं मैं, तो आता हूं प्लेन नहीं, उसमें मान लो कि सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 और सिग्मा एफ जेड इज इक्वल टू 0। अगर ये तीनों 0 है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक, चल देख एक्स डायरेक्शन में देख, हाउ मेनी फोर्सेज आर देयर इन एक्स डायरेक्शन, हाउ मेनी फोर्सेज आर देयर इन एक्स डायरेक्शन, एक भी नहीं है। हाउ मेनी फोर्सेज आर अलोंग द एक्स डायरेक्शन, एक भी नहीं है। एक्स में ना तो लेफ्ट में लग रहा है और ना ही राइट में लग रहा है, दोनों तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, बोलो कि सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, कोई फोर्स नहीं है। दूसरा देखो, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। अब एफ वाई वाई डायरेक्शन में दो फोर्स है, एक अपवर्ड है जिसको नॉर्मल बोला, एक mg है जिसको नीचे बोला, इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया यहां पर, mg। तो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 ने हमें क्या बोल दिया कि यहां पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और उस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg के बराबर है। बट रिमेंबर इट, इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, यह हमेशा सच नहीं है कि n हमेशा mg के बराबर ही होगा, ऐसा संभव नहीं है, ये चांस की बात है। हमेशा हम जब भी नॉर्मल रिएक्शन को निकालने की बात करेंगे, आपको सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 करना है। सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 करने के लिए आप देखो y के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं, y के नेगेटिव डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं, उन सारों को एक तरफ ला करके 0 के इक्वल कर दीजिए आप, तो आपको पता लग जाएगा कि सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 नॉर्मल रिएक्शन आपको कैसे देगा। तो क्या आ गया मेरे पास, n इज इक्वल टू mg। चलो z डायरेक्शन, बोर्ड के परपेंडिकुलर एक भी फोर्स नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं, इसका मतलब क्या बोलूंगा बेटा कि सिग्मा एफ जेड इज इक्वल टू भी 0। तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है उस पर एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ जेड इज इक्वल टू 0, लेकिन एफ वाई इज इक्वल टू 0 ने हमें एक रिलेशन दे दिया और वो रिलेशन क्या आया, n इज इक्वल टू mg, कि यहां पर नॉर्मल रिएक्शन बॉडी के वेट के इक्वल है एंड इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। यहाँ पर फ्रिक्शन आते ही चक्कर पड़ जाएगा, यहाँ पर कोई एक और एक्स्ट्रा फोर्स जैसे मैं लगाऊंगा चक्कर पड़ जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि नॉर्मल हमेशा mg के इक्वल होगा। जनरली बुक्स में लिखा हुआ है नॉर्मल इज इक्वल टू mg, नो, रॉन्ग। हम वहां ये देखते हैं केवल कि n इज इक्वल टू mg क्यों आया, वो इसलिए आया वहां पर क्योंकि पर्टिकुलर एग्जांपल में नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा था, mg नीचे लग रहा था, हमें सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 करना था, इसलिए हमें लिखना पड़ा कि n माइनस mg इज इक्वल टू 0, देयरफॉर n इज इक्वल टू mg इन दिस पर्टिकुलर केस ओनली। नोट इट नाउ, मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। इस बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन बताइए। ठीक है, तो पिछले सवाल का आंसर, फाइनल आंसर था जी, अगर हम ले रहे हैं जी अगर 10 ले रहे हैं तो 50, अगर जी 9.81 ले रहे हैं तो फिर उसकी वैल्यू थोड़ी डिफरेंट आ सकती है। ओके, ये वो 2 kg की बॉडी है, इस पर मैंने एक पुलिंग फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का, ये किसी सरफेस पर रखी है। ठीक है, आपको बताना है कि इस बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। छोटे छोटे सवाल हैं, जल्दी जल्दी करेंगे लेकिन सबको करने हैं। आप ये नहीं सोचेंगे सर छोटी मोटी चीजें हमें आती है, नहीं, प्रैक्टिस करनी है इन सबकी। इस बॉडी पर आप सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करो, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 करो, फटाफट बनाओ एक वीडियो। y डायरेक्शन में क्या हो गया, इधर देखो, ये हो गया w इज इक्वल टू
mg इक्वल टू 2 into 10 दैट इज 20 न्यूटन। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है, सिग्मा fx is equal to 0, सिग्मा fy is equal to 0। fy क्या बता रहा है, n minus mg is equal to 0, therefore n is equal to 20 न्यूटन। ठीक है, x डायरेक्शन में सिग्मा fx is equal to एक ही फोर्स है, 10 minus 0 is equal 10 minus 0 या 10 is equal to सीधा लिख दो क्या, ml। तो a is equal to 10 by 2 5 meter per second square, acceleration 5 meter per second square and n is equal to normal is equal to mc। तब तक जब तक मैं इसमें फ्रिक्शन नहीं डालूंगा तब तक नॉर्मल रिएक्शन केवल एक्सटर्नल फोर्सेस का ही रूप रहेगा। यहाँ पर अभी सारे जो फोर्स लग रहा है ये कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स लगा रहा हूं मैं। ठीक, अब अलर्ट हो जाओ, जल्दी जल्दी मुझे एक एक मिनट का आंसर चाहिए, मैं बहुत टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इनमें क्योंकि तुम्हें वेक्टर सिखा देते हैं। बॉडी 3 kg की बॉडी है, इसमें एक फोर्स लगाया मैंने, पुलिंग फोर्स 20 न्यूटन का और यहां से 37 डिग्री। आप बताइए इस बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन क्या है और इसका एक्सेलरेशन क्या है। 20 न्यूटन फोर्स लगाया मैंने 37 डिग्री पर, मुझे नॉर्मल रिएक्शन चाहिए और बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर n = mg नहीं होगा, चलो y डायरेक्शन में एबिलिटी बनाओ पहले। 3 kg है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है, नीचे mg तो है ही, न्यूटन नीचे लग रहा है, n ऊपर लग रहा है और एक इसका ये देखो इसके दो कंपोनेंट हो गए, 20 cos 37 बेटा, ऊपर हो गया 20 sin 37। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस याद करो, वेक्टर से मैंने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सिखाया था आपको। देखो तो इस डायरेक्शन में इस पर कितने फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में ये लग रहा है 20 cos 37 20 into 4 by 5 5 4 20 16 न्यूटन इधर लग रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है यहाँ पर एक्स्ट्रा 20 sin 37 20 into 3 by 5 12 न्यूटन। अब fy = 0 देखो और fx = 0 देखो, सिग्मा fy = 0 करोगे तो क्या आएगा बेटा, देखो n प्लस सिग्मा fy = 0 n प्लस 12 = 30, तो n = 30 minus 12 8 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन का आंसर हो गया 8 न्यूटन। इस डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स लग रहा है 16 न्यूटन का। ठीक है, तो F = ma, 16 = 3 into acceleration, तो A = 18 5.33 मीटर पर सेकंड। यस, किस किस का आंसर नहीं है नॉर्मल फोर्स 18 आता। बेटा बोलो, कौन बोला? मेरी आवाज नहीं जा रही थी। यस, नॉर्मल फोर्स 18, नीचे 30 है, ऊपर 12 है। अरे ऊपर देखना बेटा, एक तो n लग रहा है ऊपर इसलिए, और ये 20 sin 37 3 by 5
तो 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 12 न्यूटन ऊपर है, तो n प्लस 12 इज इक्वल टू 30, तो n इज इक्वल टू 8 आएगा ना, 18 क्या आएगा? अच्छा 30 माइनस 12, वाह यार 18 करेक्ट। चलो नेक्स्ट करके बताओ जल्दी जल्दी। देखो अब थोड़ा सा चेंज समझना है इसमें, इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा। आप देखो ये कोई ऑब्जेक्ट वापस 3 kg का है, मैंने पहले यहाँ पुलिंग फोर्स लगाया था 20 न्यूटन का, यहाँ पर 20 न्यूटन का पुशिंग फोर्स लगा रहा हूं, और ये भी हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। आप मुझे एक्सीलरेशन फाइंड, एक्सीलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक एंड कंपेयर विद प्रीवियस क्वेश्चन। गिव जस्टिफिकेशन, ये मेरा सवाल है। उतने केजी का ऑब्जेक्ट है, 3 केजी का ही है, पहले 20 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर मैंने पुलिंग फोर्स लगाया था, अब मैंने 20 न्यूटन का पुशिंग फोर्स लगाया है 37 डिग्री पर ही, उसी डिग्री पर। दोनों केस में आप नॉर्मल रिएक्शन और एक्सीलरेशन फाइंड करो। अब पुशिंग फोर्स है, पहले पुलिंग फोर्स था, और जस्टिफिकेशन दो कि क्या आपके आंसर में क्या डिफरेंस आ रहा है। Check your answer. N is equal to 42 and A is equal to 16/3. निवेदिता दोनों केस देखो बेटा, पुलिंग फोर्स में आपका एक्सेलरेशन और नॉर्मल रिएक्शन क्या आया था, सेम पुशिंग फोर्स में नॉर्मल रिएक्शन और एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस आया और यहां से रिजल्ट क्या निकला। सर नॉर्मल इंक्रीज हो जाता है पुलिंग के टाइम, सॉरी हाँ। पुशिंग के टाइम पे। पुशिंग के टाइम पर नॉर्मल को अपोज करता है, पुशिंग नॉर्मल को अपोज करता है, इसका मतलब खींचना ज्यादा सरल हुआ ना। पहले आपका 5.33 एक्सेलरेशन आया था, अब आपका एक्सेलरेशन 4.33 है। उतना ही है ना। एक्सेलरेशन कितना आया था पहले? 5.33 अब कितना है? सेम है। नॉर्मल में क्या फर्क पड़ा? इंक्रीज हुआ। नॉर्मल पहले से इंक्रीज हो गया ना। नॉर्मल 42। हाँ, और पहले नॉर्मल कितना था? 18। तो अब जब पुश करते हैं तो ये जो पुशिंग फोर्स है वो नॉर्मल को सपोर्ट करता है, अपोज करता है? पुशिंग फोर्स नॉर्मल को सपोर्ट करता है, अपोज करता है? चलो निकल गया सबका 5.33 एंड 42।
सबको आ गया होगा, बताने की जरूरत है क्या? ये हो गया 20 cos 37, 20 sin 37, 23/5, 12 नीचे लग रहा है यहाँ पर, तो n इज इक्वल टू 12 प्लस 30, 42 न्यूटन। यहाँ पर फोर्स लग रहा है, पुशिंग फोर्स 20 cos 37, 20 इंटू 4/5 और इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, तो ये कितना आ गया? 16/3, 5.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टू kg का कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों 20 न्यूटन के हैं, दोनों ही हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा? निकालो जल्दी जल्दी। जल्दी करो, अभी केवल एक बच्चे का आंसर आया मेरे पास। ट्वेंटी 14 है 2016? 2016 नॉट 2014। ये हो गया इधर 20 cos 37, 20 इंटू 4/5, 16 हो गया इधर। ये ऊपर जा रहा है 20 sin 37, 20 इंटू 3/5, 12 न्यूटन, ऊपर 12 न्यूटन है। नॉर्मल रिएक्शन है, ये इधर इसको अपोज कर रहा है 20 sin 37 से, यानी कि 12 नीचे लग रहा है। इधर 20 cos 37, 16 इधर लग रहा है। तो बॉडी का अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो इधर फोर्स है 16, इधर फोर्स है 16, इधर फोर्स है नॉर्मल, ऊपर फोर्स है 12, नीचे फोर्स है 12, इधर फोर्स है तुम्हारा 20। ये हो गया n प्लस 12 इज इक्वल टू 12 प्लस 20, तो n इज इक्वल टू 20 न्यूटन। एक्सेलरेशन 32 लग रहा है टोटल फोर्स, तो F इज इक्वल टू एम ए, 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, तो A इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
देखो कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है, 5 न्यूटन, 40 न्यूटन, ये यहां से 37 बना रहा है, ये यहां से 37 बना रहा है, 2 kg का ऑब्जेक्ट। फटाफट नॉर्मल रिएक्शन और एक्सेलरेशन बोलो। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, 2-2 मिनट में होना चाहिए बेटा ये क्वेश्चन। फटाफट कंपोनेंट लो, वेक्टर में सिखाया था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, सिग्मा fx इज इक्वल टू 0, सिग्मा fy इज इक्वल टू 0। 40 दोनों में 40 न्यूटन है, पुशिंग फोर्स भी 40 है, पुलिंग फोर्स भी 40 है। डायरेक्शन देखना, डायरेक्शन अलग अलग बनाया है। एक का आंसर आया 28 और 30.5। हाँ सही है। नॉर्मल कितना है परमेश आपका? 28। हाँ ठीक है। ईश्वर्या एक भी आंसर नहीं आया तेरा। कृष्णा का आया आया, कृष्णा का आया। सिंधे, ऋषिकेश का है? ऋषिकेश यू आर नॉट गिविंग द आंसर्स। प्राप्ति एक भी आंसर नहीं आ रहा है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। स्नेहल, स्नेजा, दो तीन बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है केवल आंसर देना, सब लोगों को आंसर देने हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आगे जाकर के माइनर बन जाएंगे। साक्षी इतनी दिल देर नहीं लगना चाहिए आपको, आपके आंसर नहीं आ रहे हैं। सोकर के लेक्चर नहीं देखना है, सोए सोए। पेंसिल और अपनी नोटबुक लेकर के बैठो और फास्ट करने की कोशिश करो सब। फाइनल आंसर इज नॉर्मल 28 एंड एक्सेलरेशन इज, देखो ये हो गया तुम्हारा 40 cos 37, 4/5, 5 8 जा 40, 32 लग रहा है इधर। इधर हो गया 40 sin 37, 3/5, 8 3 जा 24 ऊपर लग रहा है। ये नीचे लग रहा है 40 cos 37, 40 cos 37 का मतलब हो गया हमारा 32, ये नीचे लग रहा है। और इधर लग रहा है इसका पुशिंग 40 sin 37 यानी कि 24 इधर लग गया। तो इस बॉडी का अब एफबीडी बनाए तो एफबीडी में कितने फोर्स हो गए देखो,
एक्स डायरेक्शन में 5 न्यूटन पहले से ही है, एक्स डायरेक्शन में एक 32 न्यूटन लगा हुआ है, एक्स डायरेक्शन में एक 24 न्यूटन भी है, ऊपर नॉर्मल है, ऊपर एक 24 है, नीचे एक 32 है और इसका वेट है 20। सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 किया होगा आपने, तो n प्लस 32 प्लस 20 माइनस 24 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 28 न्यूटन। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ में 3 फोर्स लग रहे हैं साथ में, 5 प्लस 32 प्लस 24 सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव, मास इनटू एक्सीलरेशन, 4 2 6 5 11 1 3 3 6 61 इज इक्वल टू 2a, a इज इक्वल टू 30.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन इज 30.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और नॉर्मल रिएक्शन इज 28 न्यूटन। करेक्ट। बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन और एक्सीलरेशन बताओ। जल्दी बताओ, कैलकुलेशन का खेल है बस, कुछ भी नहीं है। आपको फोर्स लेने आते हैं, कैसे लेते हैं फोर्स? किसी का माइक्रोफोन खुला है भाई, बेटा माइक्रोफोन बंद करो। कोमल कदम माइक्रोफोन बंद कीजिए। कृष्णा माइक्रोफोन बंद करो। फाइव, दिस इज 5 बेटा, नॉट 6। मैं यहां पर वैल्यू ऐसी दूंगा जो कट जाती है इजीली। एक्सेलरेशन आगे देखो, परमेश ने सबसे पहले करके बताया 14/5। एक्सेलरेशन 14/5 कई बच्चों का आ गया है, इसका मतलब यही सही आंसर होना चाहिए। सरकार बन गई तुम्हारी। N52। N52 आएगा। नाइनटीन बाई 5 नहीं है बेटा, 19/5 is not the correct answer. ये एक ऊपर चला गया, 5 sin 53,
5 इंटू 4/5 4 न्यूटन ऊपर लग रहा है यहाँ पर, इधर 2 की तरफ लग गया 5 cos 53 3/5 3 न्यूटन, तो इधर कुल मिला के 5 न्यूटन हो गया, उधर 4 हो गया, इधर इसमें नीचे लग रहा है 10 sin 37 3/5 2 3 जा 6 नीचे लग रहा है, इसका इधर हो गया 10 sin 37 10 cos 37, ये हो गया हमारा 4/5 और 5 2 जा 8 न्यूटन इधर लग गया। तो आप इसका एफबीडी बनाओगे, एफबीडी पर कितने फोर्स हो गए देखो, ये नॉर्मल, ऊपर नॉर्मल है, ऊपर 4 है, नीचे 6 है, नीचे 5 है, नहीं 5 नहीं 50 है, इधर तुम्हारा हो गया 5 टोटल, इधर पीछे से धक्का मार रहा है तुम्हारे 8 5 13, देखो इधर 2 न्यूटन पहले से ही है, एक 2 न्यूटन पहले से ही है, इस 5 का एक कंपोनेंट आया इधर 3, तो 2 और 5 हो गया यहाँ पर एक 5 पहले से ही था, एक यहां से आया तुम्हारा 8, तो 8 और 5 13, 13 और 5 18/2 18/5, तो एक्सीलरेशन हो गया तुम्हारा 18/5, तो 5 3 जा 15, 3.6 आ रहा है क्या एक्सीलरेशन, अब ये 2.8 कैसे आ गया, सब अलग अलग कैसे बता रहे हो तुम, कौन सा 50 53 डिग्री 53 है क्या इधर, अच्छा तो 4/5 इधर 4 हो गया, 4 न्यूटन, 4 प्लस 2 6 न्यूटन इधर हो गया, और इधर 37 है, 5 sin 53 4/5, हाँ तो 4 ऊपर लग रहा है 6 10, एन कितना 52 है क्या, यस 52 या 53, 52 52, नॉर्मल रिएक्शन 52 न्यूटन है, और एक्सीलरेशन हो गया हमारा 19 पॉइंट कितना है 5 3 जा 15, 4 5 7 जा 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो एक एंगल 53 है बेटा, एक एंगल 37 है, राइट साइड में 53 है, लेफ्ट साइड में 37 है। अरे आज ज्यादा टाइम हो गया, 11th का टाइम हो गया बच्चों, कल करते हैं।